हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन, जहां बच्चों क्लास केजी से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और बच्चों, हम पिछली क्लासेस में क्या बात कर रहे थे? हम पिछली क्लासेस में बात कर रहे थे अपने चैप्टर 6 थर्मोडायनामिक्स के बारे में। और पिछली क्लास में मैंने इसका जनरल इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था भैया कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो भैया मास पे डिपेंड करती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो इंटेंसिव इन पकड़ो जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। उसके अलावा मैंने बात करी थी पिछली क्लासेस में आपकी सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, यूनिवर्स कैसे मिलके बन रहा है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके यूनिवर्स बनाते हैं, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या होता है जिसपे थर्मोडायनामिक स्टडी की जाती है, ये हमने पिछली क्लासेस में देख लिया था। इसके अलावा हमने पिछली क्लासेस में देखा था स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, ये पूरी कहानी अपन डिस्कस कर चुके थे। आज जो हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करना है हमें? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। तो निकालिए अपनी कॉपी, निकालिए अपना पेन और फुल एनर्जी फुल जोश के साथ मेरे संग शुरू हो जाइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने। पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, समझिएगा। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें किसके बारे में जानकारी देता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें जानकारी देता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। किसके बारे में? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। ये लॉ कहता है, अगर मैं इसके स्टेटमेंट की बात करूं तो भैया जो यूनिवर्स है इसकी एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। सुना ही होगा आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये एक फॉर्म से ट्रांसफर होकर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। चलिए सर, अगर ये है तो इसे पढ़ते हैं डिटेल में। देखिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है। ये लॉ कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन ना तो इसे क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्या मैं दूसरे टर्म में यह कह सकता हूं, जो अभी मेरे शब्द निकले थे, मेरे शब्द अभी निकले थे ना, कि पूरे ब्रह्मांड की टोटल एनर्जी, यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कैसी है? कांस्टेंट है। कैसी है? कांस्टेंट है। चलिए देखेंगे दूसरी चीज, तीसरी चीज, व्हेन अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपीयर। मान लीजिए कोई एनर्जी डिसअपीयर हुई तो कहां गई? तो क्या लिखा है? व्हेन अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपीयर ड्यूरिंग अ प्रोसेस, ड्यूरिंग अ प्रोसेस, तो उतने अमाउंट की ही एनर्जी दूसरे फॉर्म में अपीयर होगी। अगर एक फॉर्म एनर्जी का डिसअपीयर हो रहा है तो उतने ही अमाउंट की एनर्जी दूसरे फॉर्म में अपीयर होगी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के स्टेटमेंट है। ये किसके स्टेटमेंट है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के स्टेटमेंट है। पहले इसे नोट डाउन करो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैथमेटिकली बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या कहता है। फिर मैथमेटिकली बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या कहता है। अभी तो सिंपल शब्दों में कहना है कि भैया ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है, मतलब एनर्जी टोटल यूनिवर्स की कैसी है? कांस्टेंट है। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ाता हूं कहानी को, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करूं तो यह होता है डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल यू क्या है? व्हाट इज डेल यू? डेल यू क्या है? यहां चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज क्यू? क्यू है हीट, एंड व्हाट इज डब्ल्यू? डब्ल्यू है वर्क डन। कुछ बुक्स में, मैं आपको पहले ही बोला कि मैं जो बताऊंगा बेटा एकदम परफेक्टली पूरा फर्निश तरीके से, आपको कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं देखना पड़ेगा, मैं एकदम तहलके के साथ हर कॉन्सेप्ट को कवर करूंगा। कुछ बुक्स में इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, डेल यू इज इक्वल टू डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू। और अगर छोटे से अमाउंट के लिए देख रहे हैं तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। थोड़े से अमाउंट में चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखना है तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं? डेल यू इज इक्वल टू डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ऐसा अपन लिख सकते हैं। मतलब सर हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आ गया कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसका सम है? क्यू पॉजिटिव है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी सम है हीट गिवन टू द सिस्टम, एंड W मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा आपको साइन कन्वेंशन की प्रॉब्लम आती है।
हमेशा याद रखना, जब हम केमिस्ट्री में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखेंगे तो बेटा साइन कन्वेंशन ये होता है कि कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम है, अगर सिस्टम को हीट दी जा रही है, सिस्टम को हीट दी जा रही है तो हीट को पॉजिटिव लेंगे। अगर हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट सिस्टम को दी जा रही है, हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर सिस्टम हीट दी जा रही है सिस्टम को, तो हीट को अपन कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और अगर वर्क डन हो रहा है ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन को कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। वर्क डन को कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। लेकिन वही मैं बात करूं कि अगर सिस्टम से हीट निकल रही है, अगर सिस्टम से हीट निकल रही है, अगर सिस्टम से हीट आउट हो रही है, तो हम हीट कैसी लेंगे, निगेटिव लेंगे। और वहीं अगर सिस्टम खुद ही काम कर रहा है, खुद ही काम कर रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो वर्क डन को हम कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। ये हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन, जो हमें किसके बारे में जानकारी दे रहा है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ heat given to the system and work done on the system. Del U is equal to Q plus W. This is the mathematical equation of first law of thermodynamics. पहले से नोट डाउन करो, फिर इसके बारे में डिटेल में अपन पढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। This is first law of thermodynamics, जो क्या है, del U is equal to Q plus W. चलिए सर आगे बढ़ाता हूं इस कहानी को आगे बढ़ाता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करें अगर इंटरनल एनर्जी के बारे में, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें इंटरनल एनर्जी के बारे में ही जानकारी दे रहा है। कुछ बुक में चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू या कुछ बुक में डेल ई लिखा मिल जाएगा। घबराना नहीं है, दोनों चीजें सही है। सबसे पहली बात, अगर मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, ये है स्टेट फंक्शन है, जो किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करती है और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। आप किस पाथ से जा रहे हो इस पे डिपेंड नहीं करती है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए ये मेरा पीवी ग्राफ है, ठीक है, मान लीजिए ये मेरा पीवी ग्राफ है। आप इस रास्ते से गए, ए से गए बी तक, आप गए ए से बी तक, ठीक है, आप कहां से गए, ए से बी तक गए, ठीक है, वापस बी से ए आ गए, आपने ये पाथ अपनाया तो इसमें लगने वाली इंटरनल एनर्जी, आपने दूसरा पाथ अपनाया तो इसमें लगने वाली इंटरनल एनर्जी कैसी होगी, सेम होगी। ये सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि बेटा थर्मोडायनामिक्स में हमें इस चैप्टर में मेन 4 पिलर पढ़ने हैं। एक डेल यू, इस चैप्टर के 4 पिलर हैं, डेल यू, डेल एच इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी। ये इस चैप्टर के 4 पिलर हैं जिसपे पूरी इस चैप्टर की कहानी एकदम डिपेंडेंट है। तो आज पहला पिलर अपन देखने जा रहे हैं डेल यू के बारे में। दूसरी चीज हमें क्या पता चली थी कि ये जो चारों पिलर थे ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, मतलब ये मास पे डिपेंड करती थी। अगर मास कम है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और अगर मास ज्यादा है तो इंटरनल एनर्जी कैसी होगी, ज्यादा होगी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और स्टेट फंक्शन है, ठीक है सर। अब ये पूछा जाएगा व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, अब आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। तो मेरी बात सुनना, किसी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, किसी बॉडी के अंदर समाहित टोटल एनर्जी, किसी बॉडी के अंदर समाहित टोटल एनर्जी, मतलब सर किस किस का सम, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमें क्या देता है, इंटरनल एनर्जी देता है। कहानी क्लास में याद करना है मेरे बच्चों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं क्लास में याद कराऊंगा। बोलो, शुरुआत करी हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के से, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये एक फॉर्म से अगर डिसअपियर होगी तो दूसरे फॉर्म में अपीयर होगी। मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बोली, जल्दी बोलो मेरे संग, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू सर, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू सर। ये मेरी ताकत है क्लास में याद कराने की। डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू पॉजिटिव आ रहा है मतलब हीट गिवन टू द सिस्टम, वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम। हीट निगेटिव आ रही है, अगर कभी बोले अगर हीट निगेटिव आ रही है मतलब सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है, या वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वर्क डन कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है सर। What is internal energy sir? This is a state function and this is a extensive property, depends upon the mass and जो internal energy है ये कुछ और नहीं है, टोटल एनर्जी है, जो किस किस का सम होती है, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। अब हम बात करें अगर काइनेटिक एनर्जी किस किस वजह से होती है, बेटा ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात की काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल। अब पार्टिकल के मोशन या तो
अपने क्या हो सकते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? या तो पार्टिकल के मोशन, या तो ट्रांसलेशनल मोशन हो सकते हैं, या पार्टिकल के मोशन रोटेशनल मोशन हो सकता है। क्या हो सकता है? रोटेशनल मोशन हो सकता है, या पार्टिकल का सर्कुलर मोशन हो सकता है, या इसका वाइब्रेशनल मोशन हो सकता है। इन सारे मोशन की वजह से बच्चों क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। इन सारे मोशन की वजह से क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। या मैं एक वर्ड में लिखूं इसे तो क्या लिख सकता हूं मैं? काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल, इज ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल, ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल। ये किस वजह से होती है? पार्टिकल के मोशन की वजह से होती है। इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बोलो कौन कौन से मोशन हो सकते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं आपके? रोटेशनल मोशन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं आपके? सर्कुलर मोशन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं आपके? वाइब्रेशनल मोशन हो सकते हैं। चलिए ठीक है, दूसरी चीज जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस वजह से होती है? ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसमें या मैं ये बोल सकता हूं इट इज ड्यू टू द सब एटॉमिक पार्टिकल, इट इज ड्यू टू द सब एटॉमिक पार्टिकल, इट इज ड्यू टू द सब एटॉमिक पार्टिकल। समझिएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द सब एटॉमिक पार्टिकल या न्यूक्लियस की वजह से, या न्यूक्लियस की वजह से। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन है बच्चों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनकी वजह से होती है पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वजह से होती है पोटेंशियल एनर्जी। कभी आपने देखा होगा कि भैया कोई न्यूक्लियस है, कोई न्यूक्लियस है, जब वो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे था, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। लेकिन जब वो न्यूक्लियस की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरफ से इलेक्ट्रॉन आता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती जाती है। ठीक है, तो ये तो मैं कह सकता हूं कि सर जो पोटेंशियल एनर्जी इट इज नथिंग बट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। और मैं ये कह सकता हूं किस वजह से? न्यूक्लियस की वजह से, या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, या सब एटॉमिक पार्टिकल की वजह से। लेकिन मजेदार बात क्या आती है? जब वो एग्जामिनर आपके इमोशन के साथ खेलेगा। अगर मैं गैसेस की बात करूं, गैसेस की बात करूं या थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स चैप्टर मैंने आपसे पहले ही कहा है कि बेटा डिटेल में, एकदम डिटेल, जितना डेप्थ हो सकता है उतना डेप्थ में मैं जाऊंगा। अगर आपने मेरा पिछला चैप्टर देखा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर, और आपने अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखी होगी आइडियल गैसेस के लिए, आइडियल गैसेस क्या कहती थी? जल्दी बताइए, मैं थोड़ा साइड में बता रहा हूं। आइडियल गैसेस क्या कहती थी भैया? आइडियल गैसेस का कॉन्सेप्ट था, या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कि आइडियल गैसेस में दो पार्टिकल के बीच ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। केटी जी हमें कहती थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कि दो पार्टिकल के बीच कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। मतलब अगर हम आइडियल गैसेस की बात करें तो उसमें जो टोटल एनर्जी होगी, समझ रहे, वो सिर्फ किसकी वजह से होगी? सिर्फ होगी सर वो किसकी वजह से? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। वो किसकी वजह से होगी? गैसेस में टोटल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगी। ये चीज दिमाग में याद रखना। क्यों? क्योंकि जब उनके बीच में कोई दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है आइडियल गैसेस के बीच में, तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे जनरेट होगी? दिस इज क्लियर टू यू? दिस इज क्लियर ना मेरे बच्चों? ठीक है, तो अपने पास लॉजिक क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द सब एटॉमिक पार्टिकल या न्यूक्लियस लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जो कि अपने सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। ठीक है, अब लेकिन लॉजिक वाली बात एक और सुनना, जरूरी थोड़ी ना है कि हम सिर्फ इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करते हैं, और भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। जैसे भैया अपने मीजॉन हो गए, बीटा पार्टिकल हो गए, ये सारे भी तो अपने कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में ही होते हैं। तो अगर ये सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जा रहे हैं तो हम तो ब्रॉडली बोल रहे हैं कि भैया ये इसकी वजह से होती है। लेकिन भैया यूनिवर्स में पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारे पार्टिकल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उनकी वजह से है। ओवरव्यू हम दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, मान लिया बड़े बड़े तौर पे जो हमें इस लेवल पे पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि यही सब एटॉमिक पार्टिकल है, इनकी वजह से हो रही है। लेकिन एटम के अंदर जितने सब एटॉमिक पार्टिकल है उनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है। ये कॉन्सेप्ट है, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, अब अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि बेटा जो साइक्लिक प्रोसेस होती है उसमें इंटरनल एनर्जी कैसी होती है? जीरो होती है। व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस? अगर कोई प्रोसेस जहां से शुरू हुई, ठीक है, गई
और वापस उसी जगह पे आके रुक गई, जिस पॉइंट से शुरू हुई थी प्रोसेस उसी पॉइंट पे वापस आ जाए, उसे कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। और उस दौरान इंटरनल एनर्जी कैसी होती है? जीरो होती है। उस दौरान इंटरनल एनर्जी कैसी होती है? जीरो होती है। दूसरी चीज हमने कहा था, अगर टेम्परेचर आप कांस्टेंट रख दो, टेम्परेचर कांस्टेंट किन प्रोसेसेस में होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल प्रोसेसेस में। अगर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रख दिया या आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर ली, तो उस केस में भी इंटरनल एनर्जी चेंज कैसा होता था? जीरो होता था। मतलब अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है वक्त के साथ, ऐसी कोई प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है वक्त के साथ, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उस केस में भी इंटरनल एनर्जी चेंज कैसा आएगा? जीरो आएगा। इन सारी मोह माया को हमें बहुत अच्छे से समझना है, डिटेल में जाना है। ये वीडियो लेक्चर में बहुत डेप्थ में हर कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए आपको बताऊंगा, ठीक है? ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है सर? अब ध्यान दीजिएगा। अब आपको मैंने बताया था कि सर दिस इज एज अ स्टेट फंक्शन जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, तो आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पता नहीं कर सकते हैं कभी भी। आप क्या बोल रहा हूं मैं, जितनी भी अपन बात करेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, एंट्रोपी हो गई, एंथैल्पी हो गई, ठीक है, इंटरनल एनर्जी हो गई, आप इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू पता नहीं कर सकते। ये मेरे पिछली क्लासेस के शब्द हैं, बोल गया था मैं पिछली क्लासेस में कि आप इनके एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइन, आप इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसका आप सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे लिखते हैं डेल यू। हम इसकी सिर्फ चेंज डिटरमाइन कर सकते हैं, और उसे हम किससे लिखते हैं? डेल यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डेल यू से लिखते हैं, ठीक है? और क्या लिखा है? इन केस ऑफ आइडियल गैस, अब भी मैंने कहा अगर हम आइडियल गैस की बात करेंगे, तो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी? इंटरनल एनर्जी बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी के। इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। चलिए पहले इतना नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से, फिर मैं इसको थोड़ा और डिटेल में गैस के लिए अगर बात करूं, क्योंकि मोस्टली जो चीजें हम पढ़ते हैं गैस के बारे में ही आती हैं, अगर गैस के बारे में बात करूं तो इसे और थोड़ा बताता हूं। एक और फॉर्मूला जो कि मैं बियॉन्ड एनसीईआरटी जा रहा हूं, एनसीईआरटी प्लस प्लस की बात करूंगा मैं। नोट डाउन मारा। चलिए, अगर नोट डाउन कर लिया तो सुनिएगा बेटा, अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं, ठीक है, तो उसके लिए मैं अगर आपकी इंटरनल एनर्जी लिखने की कोशिश करूं, तो मेरे पास इंटरनल एनर्जी का एक और फॉर्मूला आता है NCV डेल टी। इंटरनल एनर्जी का एक और फॉर्मूला आता है NCV डेल टी, जहां पे N क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, C क्या है? स्टैंडर्ड हीट कैपेसिटी, मोलर स्टैंडर्ड हीट कैपेसिटी, और V का मतलब क्या है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और डेल टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन अगर हम छोटी सी क्वांटिटी की अगर बात करें, छोटा सा चेंज है, तो उसके लिए du लगाते हैं, इज इक्वल टू NCV dt। चलिए सर, ये तो क्लियर है, लेकिन CV क्या है यहाँ पे? दिस इज मोलर स्टैंडर्ड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CV क्या है? समझिएगा, CV कुछ और नहीं, थोड़ा फिजिक्स में जा रहा हूं। मैं हमेशा एक बात करता हूं कि मैथ्स वाले बच्चे जो होते हैं उनका केमिस्ट्री चलो अच्छा रहता है, लेकिन बायो वालों का ज्यादा स्ट्रांग रहता है। लेकिन बायो वाले बच्चे सिर्फ वहीं पे अटक जाते हैं जहां पे कैलकुलेटिव पार्ट आता है, कुछ चीजें जो हम इधर उधर कनेक्ट नहीं कर पाते, सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। तो उन चीजों के लिए मैं ध्यान देना। CV क्या होता है? CV होता है F/2R। CV क्या होता है? F/2R। What is F? F is nothing but a degree of freedom, जो कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए F किसके बराबर होता है? 3 के बराबर होता है। डाई एटॉमिक गैस के लिए F किसके बराबर होता है? डाई एटॉमिक गैस के लिए F किसके बराबर होता है? F5 के बराबर होता है। और ट्राई एटॉमिक गैस के लिए
F किसके बराबर होता है, F6 के बराबर होता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। मैंने पहले ही कहा मैं एकदम डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा। अगर मैं थोड़ा बियॉन्ड एनसीईआरटी जाऊं तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी प्लस प्लस, दिस इज द एनसीईआरटी प्लस प्लस कॉन्सेप्ट। इसे एक बॉक्स में बंद करिए और लिख लीजिए कि सर डेल यू का एक और फॉर्मूला है अगर हम गैसेस की बात करें, एनसीवी डेल टी, एनसीवी डेल टी। चलिए जल्दी आइए यहां तक। आर, अब आर के बारे में अगर कोई पूछे तो आर क्या है, व्हाट इज आर, आर इज नथिंग बट अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हम यहां पे अगर हम जूल में बात करें तो आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। आइए जल्दी आइए, क्लियर है। चलो, और एक और इसकी वैल्यू होती है कैलोरीज में, कैलोरीज में बात करें तो 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। आइए, क्लियर है। दिस इज अवर इंटरनल एनर्जी, दिस इज अवर इंटरनल एनर्जी। से नोट डाउन कर लिया, कर लिया। चलिए मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाता हूं, इस कहानी को और आगे बढ़ाता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मैं अलग अलग टाइप की क्या ले रहा हूं, प्रोसेसेस ले रहा हूं, और फर्स्ट लॉ का क्या एप्लीकेशन है मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहले एक चीज दिमाग में सेट करके रखना मेरे बच्चों, क्या बोला मैंने, सिस्टम है, कोई भी सिस्टम हो सकता है जिसको हम थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए ले रहे हैं। अगर उसको हीट दी जा रही है, हीट गिवन टू द सिस्टम, तो भैया हीट पॉजिटिव आएगी। अगर सिस्टम पे काम हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो भैया वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर आप सिस्टम से हीट निकाल रहे हैं, हीट गिवन आउट ऑफ द सिस्टम, तो हीट कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। सिस्टम खुद काम कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वर्क डन कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। ये चीज पहले दिमाग में सेट कर लो, ये चीज दिमाग में सेट कर लो। अब अगर मैं एप्लीकेशन देखूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के, तो मैं देखने जा रहा हूं सबसे पहले फॉर साइक्लिक प्रोसेस। मैं सबसे पहले क्या देखने जा रहा हूं, साइक्लिक प्रोसेस। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अब भी मैंने बताया था साइक्लिक प्रोसेस हो, क्लास में याद करना है बच्चों अपने को। अगर साइक्लिक प्रोसेस है या आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उस केस में इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होता है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और अगर तुम 0 हो रहे हो, अगर तुम 0 हो रहे हो तो क्यू प्लस डब्ल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो मैं क्या ये लिख सकता हूं, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यस सर, या W इज इक्वल टू माइनस क्यू। मतलब बात क्या है, अगर हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर सिस्टम को हीट दी जा रही है तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा वर्क डन बाय द सिस्टम के बराबर। या अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, अगर सिस्टम पे काम हो रहा है तो ये किसके बराबर होगा, हीट गिवन आउट ऑफ द सिस्टम के बराबर, हीट गिवन आउट ऑफ द सिस्टम के बराबर। ठीक है सर। सेम यही कहानी आइसोथर्मल प्रोसेसेस में चलती है। आइसोथर्मल प्रोसेसेस क्या होती हैं, जिसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 आता है, जिसमें अभी मैंने कहा आइसोथर्मल प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होगा। और अगर इंटरनल एनर्जी चेंज 0 है, इंटरनल एनर्जी चेंज 0 है, तो मैंने आपसे क्या कहा, कभी भी साइक्लिक प्रोसेस में, एक और चीज यहां पे सुन लो, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है, लेकिन वर्क डन कभी 0 नहीं होता था और हीट कभी 0 नहीं होती थी। हमने पिछली क्लासेस में ही देखा है। इंटरनल एनर्जी 0 है, इंटरनल एनर्जी 0 है, लेकिन जो लगने वाली हीट है और जो वर्क डन है वो कभी 0 नहीं होता। ये हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। आइए जल्दी यहाँ तक आइए, फिर इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसको भी नोट डाउन करिए। अलग अलग प्रोसेसेस की बात करेंगे तो उसमें आपकी इंटरनल एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या माजरा है, हम देखते हुए चलेंगे। चलो इस कहानी को नया आयाम देता हूं, इस कहानी को नया आयाम देता हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मेरे पास है आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या है आइसोकोरिक प्रोसेस? व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस? ऐसी प्रोसेसेस जिसमें वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। समझ रहे हो? सबसे पहली बात है वर्क डन नहीं, सबसे पहले देख लो चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें तो इसमें चेंज इन वॉल्यूम कैसा होता है, 0 होता है। चलिए अगर मैं पीवी ग्राफ आपके सामने रखूं, दिस इज माय पी, दिस इज माय वी ग्राफ, दिस इज माय वी ग्राफ, ठीक है, दिस इज माय वी ग्राफ। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, जिसमें
वॉल्यूम जीरो होता है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो आता है। ध्यान दीजिए, इसमें चेंज इन वॉल्यूम जीरो आता है। तो ये जो लाइन होती है ये यहाँ पे अगर मैंने खींची तो ये आइसोकोरिक वॉल्यूम, अगर चेंज इन वॉल्यूम, अरे सीधी लाइन क्यों नहीं है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर चेंज इन प्रेशर जीरो है तो ये आइसोबारिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस, दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर प्रेशर जीरो है तो दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि ये है एडियाबैटिक और ये है आइसोथर्मल। दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस, दिस इज नथिंग बट एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। और ये कुछ और नहीं, ये आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। अगर आपको पता हो कि भैया जो पीवी ग्राफ होता है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट आता है और बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता था, ठीक है सर, ये हमने देख चुका था। तो आइसोकोरिक प्रोसेसेस में क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। तो अगर मैं बात करूं कि देखिएगा वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डेल वी के बराबर। और आइसोकोरिक प्रोसेस वो होती है जिसमें चेंज इन वॉल्यूम कितना आता है बच्चों, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसा रहता है, कांस्टेंट होता है। मतलब वर्क डन कैसा आया, जीरो आया, वर्क डन कैसा आया, जीरो आ गया। तो अगर मैं इस फॉर्मूले पे अप्लाई करूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू से, और आपको देख पा रहे होंगे कि अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो आया तो वर्क डन कितना आ गया, जीरो आ गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और वर्क डन तो जीरो है तो डेल यू किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा। अगर आइसोकोरिक प्रोसेसेस में कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है, हीट गिवन टू द सिस्टम के बराबर होती है, हीट गिवन टू द सिस्टम के बराबर होती है, हीट गिवन टू द सिस्टम के बराबर होती है। ये चीज दिमाग में सेट कर लीजिए, हीट गिवन टू द सिस्टम के बराबर होती है। चलिए ठीक है सर। अब एडियाबैटिक प्रोसेस, जैसे कि पिछली क्लास में हमने बात करा था, एडियाबैटिक प्रोसेसेस वो होती थी जिसमें, जैसे एडियाबैटिक वॉल के बारे में बात करा था ना पिछली क्लास में, कि ऐसी वॉल जिसके थ्रू कोई हीट पास ना हो पाए उसे एडियाबैटिक वॉल कहते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेसेस में हीट चेंज कैसा होता है, जीरो होता है। हीट चेंज कैसा होता है, जीरो होता है। मतलब सर कोई भी हीट का चेंज नहीं हो रहा है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि डेल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होती है, और ये जीरो हो गया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क डन ऑन द सिस्टम के बराबर होगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट, और ये है अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का मैथमेटिकल स्वरूप जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है बच्चों। पहले इसे नोट डाउन करो, फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। प्लीज जल्दी आइए यहां तक। क्लियर है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ाऊं कहानी को, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों इस तरीके से अपन ने जो अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसका मैथमेटिकल इक्वेशन जो है उसके एप्लीकेशन है वो मैंने कंप्लीट करा दी है। और इंटरनल एनर्जी जो है, पहला जो अपना पिलर था थर्मोडायनामिक्स का, उसे अपन ने डिटेल में देख लिया है। अब इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ने क्या बताया, इंटरनल एनर्जी किसका सम है, Q प्लस डब्ल्यू, हीट प्लस वर्क डन का सम है। आने वाली क्लासेस में पहले मैं हीट बताऊंगा और फिर वर्क डन बताऊंगा, और फिर उसके बाद मैं आपके शुरू करूंगा इनके होने वाले क्वेश्चंस, इसके होने वाले क्वेश्चंस। इस तरीके से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिटेल में कंप्लीट करेंगे और पहले पिलर को खत्म करेंगे। लेकिन आज की कहानी यहीं तक। अब जैसे कि हमेशा मैं आपको बताता हूं कि बेटा जो डेली बेसिस पे वीडियो आ रहे हैं, अगर आप लोग उसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं यूट्यूब पे, क्योंकि वीडियो इतने ज्यादा हो जाते हैं, वैसे तो प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रॉपर अरेंज है मेरी प्लेलिस्ट, ठीक है। तो आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं, आप गूगल में जा सकते हैं, गूगल में आप www.magnetbrains.com टाइप करिए, आपको एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहां पे मैग्नेट ब्रेन क्लास केजी से क्लास 12 तक की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। आप क्लास 11 पे क्लिक करेंगे बच्चों, आप मेरे यहां पे जैसे ही आप क्लास 11 पे क्लिक करेंगे आपको सारे टीचर्स यहां पढ़ाते हुए दिख जाएंगे, जैसे मैं हूं, ठीक है। तो आप जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे आपको मेरी प्रॉपर प्लेलिस्ट वहां पे अरेंज मिल जाएगी। बच्चों जिस जोश और जुनून के साथ
आपके सामने मैं वीडियोस लेके आते जा रहा हूं। मेरा यही मोटो है कि आप उसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। इसी के साथ मैं आज की कहानी को यहीं विराम देता हूं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में क्लियर हुआ या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन हीट और वर्क डन के साथ। आज की कहानी को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।